आज हमारे सामने दक्षिण अमेरिका का भूगोल है और जो नोट्स मिले हैं वे किसी एग्जाम की तैयारी वाले लगते हैं। बिल्कुल। मतलब तथ्यों और आंकड़ों से भरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा काम सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये पहाड़, नदियां, रेगिस्तान और जंगल ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल सही सोचा। दक्षिण अमेरिका का भूगोल एक कारण और प्रभाव की कह सकते हैं एक शानदार कहानी है। अच्छा। यहाँ हर चीज की शुरुआत एक ही बड़ी भूवैज्ञानिक घटना से होती है, दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर। अगर हम इसे एक व्हाइट बोर्ड पे समझना शुरू करें तो सबसे पहले हम यही टक्कर बनाएंगे। हाँ, क्योंकि लगता है कि वहीं से इस महाद्वीप की पूरी कहानी निकलती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर पहला निशान लगाते हैं। शुरुआत करते हैं महाद्वीप की लोकेशन से। ये ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में है, जिसके बीच से भूमध्य रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा गुजरती हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक। और उत्तर में पनामा। हाँ, उत्तर में पनामा का एक पतला सा जमीनी रास्ता इसे उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। ये तो हो गए बुनियादी तथ्य। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ ये दो काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ही यहाँ की अविश्वसनीय विविधता की नींव रखती हैं। कैसे? देखिए, भूमध्य रेखा के पास आपको दुनिया के सबसे घने वर्षावन अमेज़न मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। जबकि मकर रेखा के आसपास महाद्वीप के कुछ सबसे सूखे रेगिस्तान। तो एक ही महाद्वीप पर पृथ्वी के फेफड़े भी हैं और धरती की सबसे सूखी जगह भी। वाह, मतलब लोकेशन ही एक तरह से जलवायु की पूरी स्क्रिप्ट लिख रही है। बिल्कुल। चलिए अब उस मुख्य किरदार पर आते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, वो टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर। इसी से तो एंडीज पर्वतमाला बनी है ना? हाँ, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी। और ये कोई मामूली पर्वत श्रृंखला नहीं है, लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है। मतलब भारत से जर्मनी तक की दूरी के बराबर। बाप रे। इसका बनना एक बहुत ही धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया का नतीजा है, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। यहाँ समुद्र की नाज़ुका प्लेट महाद्वीप की दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे घुस रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। एक मिनट, इससे थोड़ा और आसान करते हैं। मतलब एक विशाल जमीनी टुकड़ा दूसरे के नीचे जा रहा है। हाँ। और इस जबरदस्त टकराव और रगड़ से जो गर्मी और दबाव पैदा हो रहा है, उसने चट्टानों को किसी कागज की तरह मोड़कर इतने ऊंचे पहाड़ बना दिए। एकदम सही एनालॉजी है। और ये सिर्फ मोड़दार पहाड़ ही नहीं बनाता, बल्कि पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा को ऊपर की ओर धकेलता है, जिससे ज्वालामुखी बनते हैं। बिल्कुल। इसीलिए एंडीज ज्वालामुखियों की एक पूरी श्रृंखला है। हमारे स्रोतों में कोटोपेक्सी और चिम्बोराजो का जिक्र है, और ओजोस डेल सलाडो, जो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। हाँ, और ये पूरा क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक अहम हिस्सा है, जहां लगातार भूवैज्ञानिक हलचल होती रहती है। और महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अकानकागुआ, वो भी तो एक ज्वालामुखी ही है, लेकिन अब शांत हो चुका है ना? एक मृत ज्वालामुखी। बिल्कुल। तो अगर हम अपने व्हाइट बोर्ड पर वापस जाएं, तो प्लेटों की टक्कर से निकला पहला इफेक्ट है एंडीज पर्वतमाला का निर्माण। एक विशाल दीवार। हाँ, एक दीवार जो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक फैली है। और ये दीवार सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वेदर मेकर है, एक रिवर मेकर है। इसने पूरे महाद्वीप का भाग्य तय कर दिया है। यहीं पर मुझे कनेक्शन दिख रहा है। अगर इतनी विशाल दीवार है तो इसने पानी के बहाव को भी तो नियंत्रित किया होगा। इसने महाद्वीप की नदियों को कैसे जन्म दिया? बहुत अच्छा सवाल है। एंडीज एक विशाल वाटर डिवाइड यानी जल विभाजक की तरह काम करता है। जल विभाजक मतलब इसके एक तरफ गिरने वाला पानी प्रशांत महासागर में जाता है और दूसरी तरफ का पानी अटलांटिक में। अच्छा। और एंडीज के पूर्वी ढलानों से ही महाद्वीप की 3 सबसे बड़ी नदी प्रणालियां निकलती हैं। तीनों? हाँ। सबसे पहले है अमेज़न, लंबाई में शायद नील नदी से थोड़ी कम, लेकिन पानी की मात्रा, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी? सबसे बड़ी। ये इतना पानी ले जाती है जितना अगली 7 सबसे बड़ी नदियां मिलकर ले जाती हैं। ये तो अविश्वसनीय है। और बाकी 2 सिस्टम? दूसरा है वेनेजुएला से बहने वाला ओरिनोको सिस्टम, और तीसरा है दक्षिण में ला प्लाटा सिस्टम, जिसमें पराना और पैराग्वे नदियां शामिल हैं। अच्छा, इसी पराना नदी पर इताइपू बांध बना है। हाँ, इताइपू बांध। और दिलचस्प बात यह है कि ये ब्राजील और पैराग्वे का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। मतलब भूगोल कभी-कभी देशों को सहयोग करने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, खासकर जब एक नदी दोनों की जीवन रेखा हो। नदियां तो ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि स्रोतों में कुछ अद्भुत झीलों का भी जिक्र था।
खासकर वो जो दुनिया में सबसे ऊंची है, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील अपने आप में एक अजूबा है। ये एंडीज के ऊपर बोलीविया और पेरू की सीमा पर एक ऊंचे पठार पर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नौगम्य मतलब इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये इतनी बड़ी और गहरी है कि इसमें बड़े जहाज चल सकते हैं। अच्छा, और एक और झील थी मराकाइबो। हाँ, मराकाइबो जो वेनेजुएला में है। तकनीकी रूप से ये एक लगून है क्योंकि ये समुद्र से जुड़ा है, लेकिन ये इसलिए मशहूर है क्योंकि इसके नीचे तेल का विशाल भंडार है। और झरनों को कैसे भूल सकते हैं, एंजल फॉल्स और इग्वाजू फॉल्स। हाँ, ये तो जैसे प्रकृति के दो अलग अलग शाहकार हैं। बिल्कुल। वेनेजुएला का एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जहां पानी लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से बिना रुके गिरता है। 1 किलोमीटर? हाँ, और दूसरी तरफ अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर इग्वाजू फॉल्स है। वो अपनी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि अपनी विशाल चौड़ाई और पानी की मात्रा के लिए जाना जाता है। अच्छा, वो एक सिंगल झरना नहीं है? नहीं, वो 275 छोटे बड़े झरनों का एक पूरा सिस्टम है। कमाल है। तो अब तक की कहानी ये है, प्लेटो की टक्कर ने एंडीज बनाए और एंडीज ने नदियों और झीलों को जन्म दिया। अब देखते हैं कि इसी पर्वत श्रृंखला ने महाद्वीप के मौसम को कैसे बदला, खासकर यहाँ के 2 मशहूर रेगिस्तानों को बनाने में। हाँ, ये दक्षिण अमेरिका के भूगोल का सबसे आकर्षक हिस्सा है मेरे हिसाब से। बताइए। एक ही पर्वत श्रृंखला एंडीज 2 बिल्कुल अलग तरह के रेगिस्तान बनाती है। पहला है प्रशांत महासागर के तट पर अताकामा रेगिस्तान। ये तो सुना है, पृथ्वी पर सबसे सूखी जगह। सबसे सूखी जगह। कुछ जगहों पर तो सदियों से बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। 1 मिनट, क्या सच में? दुनिया के सबसे बड़े महासागर के ठीक बगल में और सबसे सूखी जगह, ये कैसे हो सकता है? इसके 2 मुख्य कारण हैं और दोनों ही एंडीज से जुड़े हैं। पहला, तट के साथ साथ एक ठंडी समुद्री धारा बहती है, हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट करंट। ये ठंडी धारा हवा में मौजूद नमी को सोख लेती है, इसलिए नमी वाले बादल बन ही नहीं पाते। अच्छा। और दूसरा, अगर अटलांटिक की तरफ से कोई नमी वाले बादल आते भी हैं तो एंडीज की विशाल दीवार उन्हें रोक लेती है। तो ये एक डबल लॉकडाउन जैसी स्थिति है। बिल्कुल। वाह। और दूसरा रेगिस्तान पैटागोनिया, वो कैसे बनता है? पैटागोनिया का बनना रेन शैडो इफेक्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। रेन शैडो इफेक्ट? हाँ, प्रशांत महासागर से आने वाली नमी से भरी हवाएं जब एंडीज से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठने पर वे ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी चिली की तरफ यानी पहाड़ के पश्चिमी ढलान पर बारिश के रूप में गिरा देती हैं। और जब तक वो हवाएं पहाड़ को पार करती हैं तब तक वे पूरी तरह सूख चुकी होती हैं। इसलिए पहाड़ के दूसरी तरफ का ये इलाका जो अर्जेंटीना में है वो सूखा रह जाता है, जिसे हम पैटागोनिया का ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। अद्भुत। तो एक ही पहाड़ कहीं बारिश लाता है तो कहीं सूखा। सही। रेगिस्तानों के अलावा यहाँ के हरे भरे बायोम के बारे में भी स्रोतों में काफी जानकारी है, जैसे सेल्वाज, लानोस और पंपास। ये अलग अलग तरह के घास के मैदान और जंगल हैं। अमेज़न बेसिन के घने वर्षा वनों को सेल्वास कहते हैं। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। उत्तर में वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लॉनोस कहते हैं और दक्षिण में अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान हैं जिन्हें पंपास कहा जाता है। पंपास का नाम सुनते ही मुझे अर्जेंटीना का मशहूर बीफ याद आता है। इसका कोई कलेक्शन है क्या? अरे सीधा कनेक्शन है। पंपास का क्षेत्र बहुत उपजाऊ है और यहाँ अल्फाल्फा नाम की एक बहुत पौष्टिक घास उगती है। अल्फाल्फा? हाँ, जो पशुपालन के लिए एकदम सही है। यही वजह है कि अर्जेंटीना दुनिया के सबसे बड़े मांस निर्यातकों में से एक है। अच्छा। इसके अलावा एक और क्षेत्र है ग्रान चाको, एक गर्म और शुष्क इलाका। यह क्यूब्राको पेड़ के लिए मशहूर है, जिसकी लकड़ी से टैनिन निकलता है। तो अब हम अपनी पहेली के आखिरी हिस्से पे पहुंच रहे हैं। जी। हमने देखा कि कैसे भूविज्ञान ने पहाड़ बनाए, पहाड़ों ने जल प्रणाली और जलवायु को आकार दिया और जलवायु ने अलग अलग बायोम बनाए। अब देखते हैं कि इन सब ने मिलकर वहाँ के इंसानों और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। ये कनेक्शन सबसे सीधा है। एंडीज पर्वतमाला जो ज्वालामुखियों का घर है, वहीं खनिजों का भी खजाना है। बिल्कुल। चिली को दुनिया की तांबे की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की चुकवी का माटा खदान दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट कॉपर माइन है। बोलीविया टिन के लिए मशहूर है, तो ब्राजील में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी लौह अयस्क और मैंगनीज की खदानें हैं। और हाल के दिनों में एक और खनिज बहुत चर्चा में है, लिथियम। स्रोतों में लिथियम त्रिभुज का भी जिक्र है। हाँ,
अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है। मतलब आज की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, स्मार्टफोन बैटरी हैं, उस टेक्नोलॉजी की नींव इसी दक्षिण अमेरिकी भूगोल में छिपी है। ये दिखाता है कि कैसे हजारों साल पहले की भूवैज्ञानिक घटनाएं आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। पास का तो जिक्र किया, लेकिन ब्राजील की कॉफी का क्या? ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। वहां के विशाल कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा? हाँ, साओ paulo शहर एक बड़ा कॉफी बाजार है और पास का सैंटोस बंदरगाह दुनिया का सबसे व्यस्त कॉफी पोर्ट है। अच्छा, और पेरू के तट पर वो एक अनोखा संसाधन मिलता है, गुआनो। ये सदियों से जमा हो रही समुद्री पक्षियों की बीट है, जो नाइट्रेट और फॉस्फेट से भरपूर एक शक्तिशाली, कह सकते हैं, प्राकृतिक उर्वरक है। अब जल्दी से कुछ खास देशों और जगहों पर नजर डालते हैं। बोलीविया और पैराग्वे के बारे में एक जरूरी बात यह है कि वे स्थल रुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड। हाँ, लैंडलॉक्ड। इसका उनके विकास पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत गहरा असर पड़ता है। समुद्र तक सीधी पहुंच न होने का मतलब है कि उन्हें व्यापार के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, ये उनके आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा रही है। और एक और दिलचस्प बात, बोलीविया की 2 राजधानियां हैं, लापास प्रशासनिक और सुक्रे न्यायिक। चिली के बारे में भी हमारे स्रोतों में ईस्टर आइलैंड का जिक्र है। हाँ, अपनी रहस्यमयी पत्थर की मूर्तियों के लिए जो जाना जाता है। सही। ईस्टर आइलैंड राजनीतिक रूप से चिली का हिस्सा है, लेकिन ये तट से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एक अकेला द्वीप है। चलिए, तो इस सारी जानकारी को अब समेटते हैं। अगर किसी को परीक्षा के लिए इसे याद रखना हो, तो वो कौन से मुख्य तथ्य और शब्द हैं जिन्हें एक फ्रेमवर्क में फिट किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। हम इसे अपने व्हाइट बोर्ड पर एक क्विक रिवीजन बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ, जो एक मृत ज्वालामुखी है। सही। आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी अमेजन। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स। सबसे सूखा रेगिस्तान अटाकामा। और इसका कारण याद रखना जरूरी है, ठंडी हम्बोल्ट धारा। और सबसे ऊंची नौगम्य झील टिकाका। ये तो हो गए सीधे तथ्य। और कुछ खास शब्द जो इस भूगोल को समझने की चाबी हैं? हाँ, कुछ शब्द जरूर याद रखने चाहिए। एक है फजेंडा, ब्राजील के कॉफी बागान। सही। दूसरा गुआनो, पेरू का प्राकृतिक नाइट्रेट उर्वरक। बिल्कुल। और 2 शब्द जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, स्थल डमरू मध्य और जल डमरू मध्य। इस्थमस और स्ट्रेट। हाँ, इस्थमस यानी जमीन का संकरा हिस्सा जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ता है, जैसे पनामा। और स्ट्रेट यानी पानी का संकरा रास्ता जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है, जैसे दक्षिण में मैगलन स्ट्रेट। ये शब्द सिर्फ नाम नहीं बल्कि भौगोलिक प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब ये निकलता है कि दक्षिण अमेरिका का भूगोल एक डोमिनो इफेक्ट की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। सब कुछ एक ही घटना से शुरू हुआ, 2 टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर, उससे एंडीज बने। एंडीज ने नदियों की दिशा तय की, दुनिया के सबसे सूखे और सबसे ठंडे रेगिस्तान बनाए, खनिजों को एक जगह जमा किया और अंत में इंसानी बस्तियों और अर्थव्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। क्या? हमने देखा कि भूगोल ने इन देशों को कुछ संसाधन दिए, किसी को तांबा, किसी को तेल, किसी को उपजाऊ जमीन। अब सोचिए, किसी एक ही संसाधन पर इतनी ज्यादा निर्भरता ने इन देशों के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को कैसे आकार दिया होगा? अच्छा, क्या इसने उन्हें बाहरी शक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाया? यह स्थलरुद्ध होने की वजह से बोलीविया और पैराग्वे का विकास चिली या ब्राजील जैसे तटीय देशों की तुलना में हमेशा एक अलग रास्ते पर क्यों चला? सही बात है। भूगोल सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, ये देशों की, कह सकते हैं, किस्मत लिखता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।